Good morning, everybody. In atomic structure, today we have to discuss an important aspect of this unit, and that important aspect is the atomic spectrum. देखिए आगे का जो आपका बोहर मॉडल है, उस बोहर मॉडल को समझने के लिए आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझना आवश्यक है। और ये अगर आप भलीभांति समझ लेते हैं, then you may describe the whole atomic model of the Bohr। तो आप उस बोहर मॉडल को आप पूरी तरह से विस्तार से समझा सकते हैं। तो पहले आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मतलब इसका समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम इस स्पेक्ट्रम का मीनिंग समझें कि जैसे मान लीजिए ये हमारी सनलाइट है, हम सूर्य के प्रकाश से ये बीम ऑफ द लाइट हो गई। अब इस बीम ऑफ द लाइट को जब आप प्रिज्म में से पास आउट करेंगे, ये हमारा प्रिज्म हो गया। ये डिवाइस है, ग्लास मेड होता है, स्पेशल कांच के बने हुए होते हैं, और ये प्रिज्म में से इसको पास आउट करें, तब आप इस प्रिज्म में से पास आउट करेंगे, आपको अलग अलग कलर नजर आएंगे। ये डिफरेंट कलर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 7। तो ये जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग रेखाएं, अलग अलग आपके कलर, ये कलर अलग अलग होंगे यहाँ पर। तो सोलर स्पेक्ट्रम के द्वारा जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं वो कलर्ड स्पेक्ट्रम होते हैं। कलर्ड स्पेक्ट्रम इसलिए कि इसमें आपको नीला, पीला, हरा, लाल, ये सभी तरह के रंग जो है उसमें आपको नजर आते हैं प्रिज्म में से देखने पर। सूर्य के प्रकाश को अगर प्रिज्म में से देखते हैं तो बिना प्रिज्म के तो सूर्य का प्रकाश जो है वो कलरलेस हो गया, लेकिन जैसे ही आप उसको प्रिज्म में से पास आउट करके उसको आप देखें तो फिर आपको अलग अलग कलर नजर आएंगे। अब ये जो प्रोसेस है कि एकल आवृत्ति की, एकल आपके वेवलेंथ वाली, तरंग देने वाली प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म में से प्रवाहित करें तो वो भिन्न भिन्न आवर्ती, भिन्न भिन्न तरंग देने वाली कलर में विभक्त हो जाती है। तो प्रिज्म के द्वारा उस एकल किरण का, वो जो हमारी एक मोनोलाइट बीम थी, उसका जो डिफरेंट रेज में या डिफरेंट कलर में या डिफरेंट लाइन में जो ये स्प्लिटिंग होना, इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम शब्द जो है ना वो स्प्लिटिंग से आया है, द स्प्लिटिंग। तो हमने क्या किया कि एकल रेखा का विभक्तीकरण कर दिया। स्प्लिट का मतलब होता है विभक्तीकरण करना। तो इसी फिनोमिनन को या इसी प्रक्रिया को, इसी क्रिया को हम यहाँ पर स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये एक सोलर स्पेक्ट्रम के बारे में है। अब थोड़ा इसी सोलर स्पेक्ट्रम में हम और आगे बढ़े तो जो सोलर स्पेक्ट्रम है, इससे हम अगर मोटे तौर पे डिवाइड करते हैं तो ये 3 अलग अलग खंडों में विभक्त होता है, ठीक है। सबसे पहला हमारे इसको कहते हैं विजिबल लाइट रेंज, ठीक है, इसको कहते हैं दृश्य प्रकाश क्षेत्र, या आप इसे बोलिए विजिबल लाइट रेंज या दृश्य प्रकाश क्षेत्र, इसको ऐसे बोला जाता है। दूसरा होता है आपका UVR, इसको बोलते हैं हम अल्ट्रा वायलेट रेज, अर्थात पराबैंगनी प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को 3 खंडों में विभक्त किया जा सकता है। ये दृश्य प्रकाश क्षेत्र, ये हमारा पराबैंगनी क्षेत्र, और तीसरा जो है वो कहलाता है इंफ्रारेड। इसको हम इंफ्रारेड रीजन, IRR, इंफ्रारेड रीजन, इसको IRR इंफ्रारेड रीजन के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 क्षेत्र हो गए। अब इन तीनों क्षेत्र में से हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो हमारा VLR है, अर्थात विजिबल लाइट रेंज। और इसकी एक विशेषता है, विशेषता क्या है इसमें कि इसमें जितने भी हमारे तरंग दैर्घ्य हैं, मतलब प्रकाश के सभी तरंग, तो सभी लैम्डा जो है ना वो इसके अंदर उपस्थित होते हैं, इनमें सेलेक्टेड होते हैं। इन दोनों जो शेष हमारे इसके एरिया है सोलर स्पेक्ट्रम के, इनमें जो है ना वो सभी लैम्डा उपस्थित नहीं होंगे, तो सभी तरंगें उपस्थित नहीं होंगी। इसमें क्या है कि सभी तरंगों का मिक्सचर होता है और सभी तरंग दैर्घ्य इसमें होते हैं।
इसलिए हमारी आंख जो है इन तरंगदैर्घ्यों को आसानी से पढ़ सकती है, वो आसानी से समझ सकती है, और तभी हम इसी VLR की उपस्थिति में किसी वस्तु को अथवा किसी रंग को आसानी से पहचान सकते हैं। तो यदि इस VLR को इस सोलर स्पेक्ट्रम में से डिलीट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा, अर्थात आंखें हमारी खुली रहेंगी लेकिन हमारे आंखों से हम देख नहीं पाएंगे। तो ये प्रकाश होना आवश्यक होता है, तो ये इसकी एक महत्वपूर्णता है। UVR जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, इनके अंदर अलग प्रकृति के लैम्डा, अलग प्रकृति के न्यू आएंगे। देखिए इसमें न्यू और लैम्डा आपको ये दो बातें पढ़नी है। इसको तो हम प्रकाश की आवृत्ति बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ, और ये इंटेंसिटी। तो ये जो इंटेंसिटी और जो वेवलेंथ है, ये अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड में सभी तरह की नहीं होगी, आपने सेलेक्टेड होगी, कुछ होगी उसमें। इसलिए इन प्रकाश का, हालांकि अपनी जगह ये सब प्रकाश अपनी जगह इनका इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए VLR सिस्टम में होता है, ठीक है। तो प्रकाश में VLR जो होता है उसमें सभी प्रकार की तरंगें हैं, सभी प्रकार के तरंगदैर्घ्य उपस्थित, और इन सभी में अगर हम रेड की बात करें तो रेड जो वेवलेंथ होती है तो वो सबसे अधिक होती है। ये वेवलेंथ ऑफ द रेड, इसको हम लैम्डा रेड के नाम से जानिए, ये लैम्डा। तो लैम्डा रेड की जो वेवलेंथ है ये अन्य सभी वेवलेंथ की तुलना में अधिक होता है, अदर वेवलेंथ, ये अदर्स दूसरे सभी वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य की तुलना में ये सबसे ज्यादा इसका मान होता है, अर्थात इसकी तरंगदैर्घ्य का मान बहुत ज्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य का मान बहुत ज्यादा का मतलब आप समझते हैं कि वेवलेंथ का मतलब लेंथ ऑफ द वेव, तरंग की लंबाई। तो ये तरंग की लंबाई सबसे ज्यादा लाल प्रकाश की होती है, रेड की होती है, लाल प्रकाश की। और जब सबसे कम की बात करते हैं तो वो हमारा हो जाता है वॉयलेट, लैम्डा ऑफ द वॉयलेट, ठीक है। ये बैंगनी प्रकाश, ये सबसे कम होता है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अन्य सभी लैम्डा के मानों से ये जो लैम्डा बैंगनी कलर का जो तरंगदैर्घ्य है ये सबसे न्यूनतम होता है, इसकी तरंग लंबाई सबसे कम होती है। तो तरंग की लंबाई वॉयलेट से रेड की ओर जाने पर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और अधिकतम कहाँ हो गई, ये रेड में जाकर अधिकतम हो गई। ये हम इस समय हम एक सोलर स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे हैं, ठीक है, परमाणु स्पेक्ट्रम की बाद में देखेंगे, पहले सोलर स्पेक्ट्रम की स्टडी कर रहे हैं। कलर बैंड जो है ये कंटिन्यूअस होते हैं। कलर बैंड कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि जब आप ये स्पेक्ट्रम के एनालाइज करेंगे तो आपको जो अलग अलग रंग दिखाई देंगे ना, तो वो रंग कहाँ खत्म हो रहे हैं, कौन सा रंग कहाँ से शुरू हो रहा है, इसकी पहचान हम नहीं कर पाते। इसलिए ये जो कलर स्पेक्ट्रम है ये कंटिन्यूअस होते हैं, तो इनको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ये स्पेक्ट्रम का प्रकार हो गया, ठीक है। द कलर्ड स्पेक्ट्रम्स आर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लगातार एक कलर और दूसरे कलर के बीच में कोई गैप नजर नहीं आता। और आप ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे कलर की क्या है, डेंसिटी कम होती चली जाती है, ठीक है, वो उसका घनत्व कम होता चला है, उसके जो हेडनेस इसमें आती जाती है, और एक क्षण के पश्चात ही दूसरा कलर शुरू हो जाता है। तो दूसरा कलर कब शुरू हुआ और पहला कलर कहाँ खत्म हुआ, इसकी पहचान हम नहीं कर पाते, इसलिए इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। So the solar spectrum are the colored spectrum and they are the continuous spectrum also, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ हम थोड़ा एटॉमिक मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की तरफ, कि कंटिन्यूअस और एमिशन और एब्जॉर्प्शन। देखिए जब हम इस प्रिज्म की बात करें तो ये जो लाइट बीम जो है इससे प्रिज्म ने जो एब्जॉर्ब करी है, तो इसको तो हम बोलेंगे एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम, इसको बोलेंगे हम एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम।
और जो इस प्रिज्म के देखने के पश्चात जो बाहर हमें स्प्लिटिंग नजर आई थी, इसको कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ये हमारा एमिशन होगा, इसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो कोई भी वस्तु जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है तो सबसे पहले सूर्य के प्रकाश का वो क्या करती है, अवशोषण करती है, ठीक है, वो प्राप्त करती है। तो सूर्य के प्रकाश उसने प्राप्त किया तो उस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे हम एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम, हिंदी में जिसे कहते हैं हम अवशोषण स्पेक्ट्रम। और जब उस वस्तु ने उस सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने के पश्चात वो जब विकिरण का त्याग करे, ठीक है, विकिरण को एमिट करे, तो वो जो स्पेक्ट्रम होगा उसको हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। हिंदी में से कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो हर एक वस्तु, अब जैसा परमाणु के बारे में भी आएंगे तो हम एटॉमिक मॉडल में, अब जब बोर का मॉडल आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसमें आपको एमिशन और एब्जॉर्प्शन ये दोनों ही पढ़ने होंगे, ठीक है, कि कोई तत्व का परमाणु पहले तो ऊर्जा को ग्रहण करेगा, ऊर्जा ग्रहण करना ये अवशोषण स्पेक्ट्रम हो गया, और ऊर्जा का उत्सर्जन करना उसको कहेंगे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ये वास्तव में एनर्जी बैंड कहलाते हैं। तो कोई भी कंटिन्यूअस जो रेडिएशन होता है ये पदार्थ के द्वारा अवशोषित किया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस है, अब जैसे हमारा ये कोई सब्सटेंस हो गया और इस पे हमने सूर्य के प्रकाश को ये अवशोषित हुआ। अब यहाँ तक प्रिज्म नहीं ले रहे, अब हम बोल रहे हैं ये कोई सब्सटेंस है, ये कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है। तो ये जब इस सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करेगी तो ये कहलाएगा आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर ये जो पदार्थ है वो सभी प्रकार के तरंग देने वाले प्रकाश को एक साथ ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब कि ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। और जब ये पदार्थ जो है जब इस स्पेक्ट्रम को इस प्रकार से स्प्लिट अप कर देगा, अर्थात ये हमारा बन गया एमिशन। तो ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त हुआ है ये वास्तव में लगातार में नहीं है, बल्कि ये क्या है, अलग अलग रेखाओं के बीच में है, ठीक है। देखिए यहाँ तो अगर आप इसको इस तरह समझना चाहें तो इसको यूं समझ लीजिए, ये हमारा कंटिन्यूअस हो गया, अर्थात पूरी एक रेखा हो गई। और जब इस पदार्थ ने इसका अवशोषण किया उसके बाद इसका उत्सर्जन किया, तो उत्सर्जन के पश्चात आपको फिर ये इस तरह से नजर आएगा। ये छोटे छोटे खंड हो गया ना, अब इसको कहेंगे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, ये असतत होगा। तो पदार्थ जो होता है वो जब उत्सर्जन करता है विकिरणों का तो वो असतत करता है, अर्थात उसमें कंटिन्यूअस नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ हम कहेंगे कि जब पदार्थ किसी ऊर्जा को, किसी विकिरण को, प्रकाश को जब वो ग्रहण करता है तो वो एक साथ ग्रहण करता है, अर्थात कंटिन्यूअस है, वहां पे सतत है। और पश्चात जब उत्सर्जन होगा तो अलग अलग रेखाओं में नजर आएगा। अब यहाँ तो एक ही खंड था, ये एक खंड था, और यहाँ पर देखिए खंड कितने बन गए, ये अलग अलग खंड हो गए हमारा, ठीक है। इसको इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस। तो एकल रेखा जो है ना वो छोटे छोटे खंडों के अंदर विभक्त हो गई। तो छोटे खंडों में विभक्त होना स्पेक्ट्रम कहलाता है, और ये कहलाता है आपका असतत स्पेक्ट्रम। तो पदार्थ की अपनी एक विशेषता है। अब ऐसा क्यों होता है तो इसका जवाब आपको बोर के एटॉमिक मॉडल के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य, भिन्न भिन्न लैम्डा के मानों में इसका उत्सर्जन होता है। गैस अवस्था में परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन वो तो असतत वाली स्थिति कब बनेगी, जब पदार्थ गैस अवस्था में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा सब्सटेंस जो है ना वो कब होगा, गैस स्थिति में हो, तो फिर ये कंटिन्यूअस को तो एक्सेप्ट करेगा और डिसकंटिन्यूअस को एमिट करेगा। ये इसका मतलब होता है अलग अलग रेखाओं में। तो इसको हम बोल देते हैं लीनियर स्पेक्ट्रम, इसको हम बोल देते हैं लीनियर, ये हमारा लीनियर स्पेक्ट्रम कहलाएगा, ठीक है। रेखीय स्पेक्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, पदार्थ के द्वारा रेखीय स्पेक्ट्रम गैस अवस्था में।
प्रत्येक तत्व का अपना एक विशेष रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को, उन सब तत्वों का अगर हम अलग अलग स्पेक्ट्रोग्राफ तैयार करें तो कोई भी दो तत्व ऐसे नहीं होंगे जिनका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम एक समान हो। देखिए, दो तत्व ऐसे तो हो सकते हैं जो लगातार स्पेक्ट्रम को, सतत स्पेक्ट्रम को ग्रहण करते हो, लेकिन जब वो उत्सर्जित करेंगे तो वो अलग अलग प्रकार के तरंग दैर्ध्यों में, प्रकाश में ही वो उत्सर्जित करेंगे। तो एमिशन स्पेक्ट्रम के आधार पर हम किसी पदार्थ की पहचान कर सकते हैं, हम किसी तत्व की पहचान कर सकते हैं कि ये सोडियम तत्व है, ये क्लोरीन तत्व है, ये जिंक तत्व है, या ये निकेल तत्व है। लेकिन ध्यान रखना है कि पहले अगर सोडियम ठोस है तो उसको गैस अवस्था में लाना पड़ेगा। ठीक है, गैस अवस्था में ही उसका स्पेक्ट्रम अवशोषण और उत्सर्जन। तो लीनियर स्पेक्ट्रम जो है कि स्थिति का पता लगाया जा सकता है हर एक तत्व के लिए, और उससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। हाइड्रोजन एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम एटॉमिक मॉडल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम होता है ना, उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी जो स्पेक्ट्रम एनालिसिस है वो बहुत ही सरल है। अब ये आपके उस प्रश्न का उत्तर होगा कि बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन परमाणु को क्यों चुना। ठीक है ना, बाकी सभी तत्व हैं जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है, दे आर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणु हैं। तो उसमें स्पेक्ट्रम की एनालिसिस इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि उसको हम साधारण उसको समझ नहीं पाते। तो स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हाइड्रोजन को सैंपल बनाया गया। ठीक है, ये सैंपल बनाया गया, इसको लीनियर स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के लिए सिलेक्ट किया गया। और रेडबर्ग ने इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पूरा अध्ययन किया था, और अध्ययन के पश्चात उसने क्या क्या वो अपने तथ्यों का बताया वो अब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।